हेलो एंड वेलकम बैक क्लास। लास्ट क्लास में हमने 3.4 अपनी खत्म कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हम अपने एक नए मेथड, जो हमारा मेथड नंबर 3 था अलजेब्रिक, जिसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसकी मदद से अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये जो बनी हुई है यहाँ पर, ये कुछ आपको कंडीशंस लिखी हुई दिख रही होंगी। ये आया कहां से? इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो या एक कंडीशन भी बोल सकते हो। तो ये क्यों इक्वल है, ये एक्चुअल में आया कहां से? सबसे पहले तो हम ये इस बात को समझ लेते हैं। ये जो है, ये कुछ भी नहीं है। सिंपली जो हम आगे जो हम पहले मेथड्स यूज करते रहे थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उन्हीं दोनों मेथड्स का यूज करके उनसे उनका एक फाइनल रिजल्ट को निकालकर यहाँ पर लिख दिया गया है, जिसको बोल दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को बनाने में क्या काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। दोनों इक्वेशंस लिया, उन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया एक्स और वाई की टर्म्स में, और यहाँ पर उन्होंने उसको इक्वेट करके दिखा दिया। अब चाहो ये सॉल्व करना तो आपकी बुक के अंदर भी इसकी वेरिफिकेशन दी हुई है, आपको वहां से भी देखकर ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व होता है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज मैं भी इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे डेरिवेशन इसकी करके दिखा देता, बट इतना इससे हमें ना तो एग्जाम में इससे क्वेश्चंस करने, ना इतना ज्यादा यूजफुल है, तो इसलिए हम इसको अभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। सिर्फ और सिर्फ इसके फाइनल रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या हमारा फॉर्मूला है। ये कह रहे हैं x अपॉन b1 अपॉन b2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आपको ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्म की, तो आपको याद ही होगा यहाँ पर ये a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारी इस तरीके से जनरल फॉर्म के अंदर इक्वेशंस को हम कंपेयर कराते थे। उसी चीज को हमें यहाँ पे यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ये सारे जितने भी यहाँ पर ये लिखे हुए हैं b1 c2, ये इन सबसे आप ऑलरेडी वाकिफ हो। जो हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज 3.2 की थी, उसके अंदर हम इनका यूज करने के बारे में हमने कुछ चीजें सीख ली थी। अगर मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको, जैसे यहाँ पर ये a1 हो गया, इसका a2 हो गया, ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं x के, वेरिएबल के। यहाँ b1 और b2 ये y के कोएफिशिएंट्स है, और c1 c2 मेरा क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है। तो इसी का यूज करना है हमें इन इक्वेशंस में से डायरेक्टली, और उनको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर इक्वेट करा के हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपने आंसर्स का सोल्यूशन निकालना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखते हैं हमें क्या गिवन दिया है। और ये फॉर्मूला को यहीं पे छोड़ रहा हूं ताकि आपको विजिबल रहे कि कहां से आया है कौन सी चीज। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पहले तो हमें यही बताना है कि किसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, किसके नहीं निकल सकते, और किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये तीनों बातें हमें बतानी है। कैसे बताते हैं ये हम एक्सरसाइज 3.2 में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। इसके बाद कहता है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहे हैं अगर मान लो उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड करो। तो फर्स्ट पार्ट में ये दोनों इक्वेशंस मुझे गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले हमें जो जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं उनको और कांस्टेंट्स की वैल्यू को सबको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं अपने आंसर फर्स्ट की, तो क्या है इक्वेशन में? यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये तीनों लिख लेते हैं। a1 कितना है यहां पर? देखो इसके साथ कितनी है? 1 कोएफिशिएंट लगा हुआ है। यहां पर इसके साथ कितना कोएफिशिएंट लगा हुआ है? 3। b1 के साथ कितना कोएफिशिएंट लगा हुआ है? -3। और b2 के साथ कितना कोएफिशिएंट लगा हुआ है? -9। c1 के साथ कितना कोएफिशिएंट लगा हुआ है? इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। c1 और c2, c1 के साथ कितना कोएफिशिएंट लगा हुआ है? -3। और c2 कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। तो ये हमारी चीजें आ गई। अब हमें क्या करना होता है ये पता लगाने के लिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, यानी लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर लिया या कोइंसाइड कर रहे हैं। इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? इनके कोएफिशिएंट के रेशियोज को
कंपेयर कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने A1 अपॉन A2 के रेशियो की। तो A1 अपॉन A2 देखा जाए, A1 अपॉन A2 मुझे कितना मिलेगा, 1/3 मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं B1 अपॉन B2, वो भी देखो तो मेरे को ये -3 -9, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी मेरे को 1/3 मिल जाएगा। लेकिन थर्ड वाला मेरा इक्वल नहीं आएगा, यानी C1 अपॉन C2, ये कितना है -2 और ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2/3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, A1 अपॉन A2 बराबर हो गया B1 अपॉन B2 के, बट इट्स नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ऐसी कंडीशन जहां पे क्या करते हैं, फर्स्ट टू इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए और थर्ड वाला इक्वल नहीं हुआ, उस केस में क्या होता है, जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस के हमें पता है कोई सोल्यूशन नहीं निकलते हैं, साथ ही साथ ये क्या है, इनकंसिस्टेंट भी है। तो जब इसके कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज क्यों ही करें। तो बस इतना ही था इसके फर्स्ट पार्ट में। ओके, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मुझे इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन क्या है, सेकंड है मेरा, सबसे पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। A1 अपॉन A2 कितना है, 2 3, B1 अपॉन B2 कितना है, 1 और 2। यहां पर देखो, यहीं पे मुझे पता लग गया A1 अपॉन A2 कितना है, 2/3, और B1 अपॉन B2 कितना है, 1/2। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो फर्स्ट केस में इक्वल नहीं आया, इसलिए मैं क्या दूंगा, ये क्या रहेगा मेरा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब यूनिक सॉल्यूशन है इसका, तो हमें निकालना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि उसने बोला क्वेश्चन में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करना है, यहाँ पे आप सीख जाओगे। मैं यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू लिख देता हूं, C1 और C2। C1 कितना है, ये 5 है, दूसरी साइड आएगा, जनरल फॉर्म में करूंगा तो -5, ऐसे ही दूसरी साइड आएगा तो ये -8 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात अभी तक समझ आ गई। अब हमें देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके कैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं अपनी इक्वेशंस का। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक x का वेरिएबल, एक y वेरिएबल है, और एक यहाँ पे ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है कांस्टेंट है। तो अगर मान लो ये तीनों ही वैसे तो इक्वल है, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, आंसर कैलकुलेट होगा नहीं, वापस से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो अब अगर मेरे को सोल्यूशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा और दूसरा कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और देन उनको इक्वेट करना पड़ेगा, तभी मैं सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो x वाला है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इन दोनों को इक्वेट करता हूँ और इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर देता हूँ। तो चलते हैं जरा, यहाँ पे x अपॉन b1 b2 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करना है, वैल्यूज जो थी उनको उठा के रख दो उसमें। जैसे यहाँ पर कितना है, ये b1 है, b1 कितना दिया है, 1 दिया है, c2 कितना दिया है, -8 दिया है, रख देते हैं। b2 कितना दिया है, 2 दिया है, c1 -5 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x अपॉन, यहां से सॉल्व करोगे तो ये -8, और यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 10 दे देगा। इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना था, 2 है, b2 का वैल्यू कितना है, ये भी 2 है, a2 का वैल्यू कितना है, 3 है, और b1 का वैल्यू कितना है,
1 है। अब यहाँ से कितना दे देगा मुझे, 4 दे देगा, और ये माइनस का 3 दे देगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 - 3 तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 बनेगा, तो यानी टोटल हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। इसको यहाँ से सॉल्व करूंगा, ये कितना है, 8 10 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना है, 1 है। इसको उधर भेज दूंगा तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, y के वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y वाले को कोएफिशिएंट इसके कांस्टेंट के इक्वल करना पड़ेगा। क्या है, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। रख लेते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, अभी अभी हमने यहाँ पे कांस्टेंट की इसकी वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ पर ये मेरे को कंप्लीट सॉल्व करके कितना दे रहा था, 1 दे रहा था। अब मैं बार बार क्यों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, आंसर तो 1 ही आना है, कुछ मैंने चेंज थोड़ी करा है। तो मैं इसको पूरा यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपली कितना लिख दे रहा हूँ, उसकी जगह पे 1 लिख दे रहा हूँ, तो मेरा काफी काम आसान हो गया। कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उठा के वहां पे भी पुट कर रहे होते हैं, फिर उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। जब एक बार निकाल लिया तो दोबारा सॉल्व करने की उसको जरूरत नहीं है, यहीं से इसको डायरेक्टली 1 रख दो बस, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है। अब इसको यहाँ पे बस इतना सा काम बचा है मेरा। यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना है, c1 है मेरा -5, a2 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 3 है, c1 कितना है, c2 कितना है, -8 है, और a1 कितना है, 2 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका y, ये 15 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 1। 15 और 16 आज को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे कितना दे देगा, 1 दे देगा। 1 को इधर भेज दो तो y का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो आप देख सकते हो x मुझे कितना मिला, 2 मिला, और y कितना मिला, 1 मिला। बस इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन करने होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर। अभी यहाँ पर क्या है, इसे मेथड वैसे एक तरीके से देखा जाए तो इसमें ज्यादा दिमाग का यूज नहीं है, बस आपको सिंपली वैल्यूज को उठाना है इक्वेशन से और वहां पे इक्वल कर देनी है और उनको बस मल्टीप्लाई वगैरह करना है थोड़ा। बट पर्सनली देखा जाए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं तो मुझे आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड वो इससे ज्यादा बेटर लगते हैं। मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ इक्वेशन मेंशन है और बोला सोल्यूशन निकालो, और ये चीज मेंशन नहीं है कि उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालो, तो आप कभी भी इससे मत निकालना। आप हमेशा ट्राई करना उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी यहाँ पर देखो, जैसे वैल्यूज ना काफी सिंपल थी, छोटे छोटे वेरिएबल थे, आसानी से वैल्यू निकल गई। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वैल्यूज काफी बड़ी हो जाती है, उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत आती है और हमारी कैलकुलेशन के अंदर भी मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन के उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कौन सी वाली ज्यादा सुटेबल रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो आप एलिमिनेशन लगा दो, कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, सीधा सीधा x इज इक्वल टू y दिया हुआ है तो वहां पे वो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जितना हो उतना अवॉइड ही करो फिलहाल। तो जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, तब तक मत करना मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप इससे भी कर सकते हो वैसे। बस इतना ही था इसके अंदर। अब इसके थर्ड पार्ट में इसका सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको याद करने का एक देखो सिंपल सा तरीका क्या है। यहाँ पर देखो ये 1 से स्टार्ट है, फिर ये 2 है, इस तरीके से यहाँ से 2 और 1 यहाँ से इस तरीके से चल रहा है कंप्लीटली। यहाँ से देखो ये C1 है, यहाँ से C1 मैच कर रहा है, यहाँ से A1 है, यहाँ से A1 मैच कर रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, BC, और यहाँ पर फिर क्या है AC, और यहाँ AB। इस तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक आप अपने हिसाब से कुछ भी कंफर्टेबली बना लो और उससे आप याद भी रख सकते हो उसको, ठीक है। बस इतना ही था अभी के लिए। अब इसके थर्ड पार्ट में मिलते हैं। ओके, चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। गिवन है मुझे A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 6, B1 गिवन है -5, B2 गिवन है -10, C1 मुझे दिया हुआ है -20 और C2 मुझे दिया हुआ है -40। अगर मैं बात करूं इनके रेशियो की तो A1 अपॉन A2 का रेशियो कितना है, 1/2,
ऐसे इनकी रेशियो की बात करूं -5 -10/10, ये भी कितना है 1/2। ऐसे इधर इनके रेशियो की बात करूं तो ये भी देखो, ये कितना गिवन है मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, कट जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस के अंदर क्या होगा, जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, हमें पता है कि अगर तीनों इक्वल आ गए रेशियोज, तो फिर जो मेरी लाइंस है वो क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी कोइंसाइड करेगी। और इस केस में मेरे जो सोल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो बस मेरे को यहाँ पे यूनिक के लिए सॉल्व करना है, इनफाइनाइट के लिए तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि तीनों इक्वल आ गए और लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड करेगी और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये था थर्ड पार्ट में। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। क्या गिवन है मुझे, कहा गया A1 दिया है 1, A2 दिया हुआ है 3, B1 दिया है -3 और B2 दिया है, ये भी -3 है, ठीक है। C1 मुझे दिया है -7 और C2 मुझे दिया है -15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, 1/3 है। यहाँ पर ये कितना है -1 -3/3। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 दे रहा है। यहीं पे इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जानते हैं क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, इंटरसेक्टिंग होगी और यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। तो चलते हैं अब अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x को इक्वेट करेंगे, जो मेरा कांस्टेंट है वहां पर x/B1/C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, तो वैल्यू रख देते हैं। B1 मुझे कितना दिया हुआ है -3, C2 मुझे कितना दिया हुआ है -15, यहाँ से थोड़ा साइड करते हैं पहले, B2 और C1। B2 मुझे कितना दिया -3 दिया है, B2 भी -3 है, C1 कितना है -7 है, सारी माइनस है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव का 45, ये -3 बार है तो माइनस हो गया, 7 से 21 हो गया। इधर सॉल्व कर लेते हैं। A1 आपको कितना दिया है, 1 दिया है, हटा दो उसको, 1 लिख देते हैं यहाँ पे। B2 कितना दिया हुआ है -3 दिया है, -3 लिख देते हैं। A2 कितना दिया हुआ है 3 दिया है, रख दो 3। B1 कितना दिया है -3, रख देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा आपका -3 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 3 9 हो गया। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 1/6। इतनी सी बात समझ आई होगी, कुछ ज्यादा किया नहीं, वैल्यू रखी, इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से इसको कर लो, 45 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 25 में से 1 चला गया 24, तो कितना हो गया x/24, ये 1/6 है। काट लो, 6 कम 6 6 चौक 24, 4 आ गया, 4 को इस साइड भेज दो तो x इज इक्वल टू 4 मिल गया मुझे। चलते हैं अब y की तरफ। क्या करेंगे, y को कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, y/C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, वैल्यू पुट करनी है। अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, कितना आया था 1/6, हटा दो डायरेक्ट,
क्या लिख दूं यहाँ पे 1/6, आधा काम वैसे ही खत्म, बस यहाँ रखना है। C1 कितना है मुझे गिवन है -7 है, रख दो। A2 कितना गिवन है 3, C2 कितना गिवन है -15, ब्रैकेट में डाल देते हैं भैया। और यहाँ पे क्या है A2 के बाद C2 के बाद A1 है। A1 मुझे कितना दिया है 1 दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 7 के 21 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 इक्वल टू 1/6। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 21 में से 15 जाएंगे तो 5 और ये 6 बच रहा है, वो भी माइनस का, और ये माइनस का 6 है, काट दो उसको। आप देखोगे y मुझे मिल जाएगा -1। आई होप आपको समझ आया होगा। x का वैल्यू कितना मिला 4 मिल गया, और y का वैल्यू कितना मिला -1 मिला। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ काफ़ी है इतना। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं।